नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्द रथी और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं कंचन बनर्जी जी। कंचन बनर्जी बोस्टन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप को साहित्य तक पर जोड़ने की वजह यह है कि आपकी एक पुस्तक आई है, द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन। ये पुस्तक बहुत ही अलग तरह की पुस्तक है। यह हमारी इतिहास दृष्टि, हमारी सभ्यता और संस्कृति पर विदेशी प्रभाव या उनके खतरे, हमारी शिक्षा जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर एक अलग तरह का दृष्टिकोण देती है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं कंचन बनर्जी जी के बारे में बता दूं कि आप पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत बचपन में ही बहुत करीब से देखा, उसकी विचारधारा को देखा, उसका अनुभव किया। इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी, उसके भी रहन सहन को, उसकी जीवन पद्धति को देखा, उनके विचारों को देखा और समझा वर्धमान में रहते हुए। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के बाद वहाँ उन्होंने जो विश्व इतिहास है और जो पूरी दुनिया का सामाजिक रहन-सहन है उसको बहुत करीब से देखा। हालाँकि आपने बैचलर डिग्री बायोलॉजी में ली और वर्धमान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मास्टर्स डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस में की। मूलतः कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ हैं और एक ऐसा विशेषज्ञ जिसने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने को पूरी उम्र खपा दिया। वह हिंदूवादी विचारधारा, हिंदुत्व की सोच और हिंदुओं के लिए किस रूप से अमेरिका की धरती पर न केवल जागरूक रहा, उनके लिए काम किया, बल्कि एक ऐसी पुस्तक लिख दी जो यह बताती है कि किस तरह से भारतीयता, हिंदू और हिंदुत्व पर अलग-अलग विचारधाराओं का, अलग-अलग चिंतकों का, अलग-अलग आक्रांताओं का प्रभाव पड़ा और जिसने हमारी पूरी सोच को बदल दिया। सबसे पहले बनर्जी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साहित्य तक पर। नमस्ते, नमस्ते। थैंक मेरा पहला सवाल यू। यही होगा कि एक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति को मानवता और मानवीय जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जिसको हम कहते हैं मानविकी हिंदी में, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट पे, वैसे विषय पर कोई पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं अमेरिका आया 40 साल पहले लगभग। तो जब दूर से जो दृष्टि होता है, वो थोड़ा अलग होता है जब आप अंदर में रहते हैं। तो यहाँ आके देखा मैंने यहाँ का समाज पद्धति, यहाँ का विचार व्यवस्था एंड जो कुछ अच्छा है, जब देखता हूँ, तो भारत के साथ कंपेयर करता हूँ मैं, कि भारत में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सोचते-सोचते मैंने ये पुस्तक पढ़ा बहुत दिन पहले, 20 साल पहले। ए.एल. बासाम जी का एक एक्सपर्ट, ए.एल. बासाम जी का एक पुस्तक था, उसका नाम है द वंडर दैट वाज़ इंडिया। तो मैंने पढ़ के बोला देखिए भारत वंडर थे, एक विस्मयकर देश थे, अभी क्यों नहीं? तो ये प्रश्न जागा। तो तब से मैंने शुरू किया रिसर्च कि भारत का था क्या पहले? को किस-किस विषय में भारत अग्रणी थे? किस-किस विषय में हम लोग दुनिया को इतने दिया है, जो आज तक लोगों को जानकारी नहीं है कि जो पूरा अंक शास्त्र जो है, मैथमेटिक्स जो है, केवल नंबर सिस्टम नहीं, केवल ज़ीरो नहीं, पूरा मैथमेटिक्स जो है, कैलकुलस से लेकर गणित का जो मेन जो पिलर्स होता है, सब कुछ भारत ने ही दिया है। ये आप अगर आप देखेंगे, जो भारत का जो इंडस्ट्री था, वो स्टील में हो और केमिकल इंडस्ट्री में हो और जो क्लोथिंग का जो सिल्क
मसलिन जो था, पूरा दुनिया में उसका डिमांड था। तो इस तरह का बहुत सारे चीज जो भारत में तैयार करते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी था, एक्सपोर्ट भी था। तो इसीलिए भारत का जीडीपी जो थे उस समय, एक जेम्स मैडिसन बोल के एक इकोनॉमिस्ट ने दिखाया कि जो एक साल, जो ईसाई 1 साल 2 साल के समय से 1900 तक कौन देश का कितना जीडीपी था, तो कंपेयर करके दिखाया कि भारत और चीन का अ, लगभग 50% जीडीपी भारत और चीन का था, उससे ज्यादा ही था भारत का 40%, लगभग 35-40। और पीछे जाएंगे आप, ख्रीष्ट पूर्व 1 शतक 2 शतक 10 शतक तक जाएंगे तो देखा जाएगा कि 70% जीडीपी भारत का था। तो कैसा हुआ ये सब? तो उसके बाद आज का ये हाल कैसा हुआ? देखिए, जब ब्रिटिश आए थे उस समय हमारा जो अर्थनैतिक अवस्था, जो स्थिति था, अ, तब अबाउट 14% और सो, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है अभी, था हमारा। बट वो जब छोड़ा भारत, तब वो 3% में आ गया था। तो ऐसा कैसे हुआ? तो एक तो फॉरेन फोर्सेस जो भारत में आए थे, तो उसने बहुत कुछ डैमेज किया, बहुत कुछ जो हमारा इंडस्ट्री था वो तो बंद हो गया। बट उसके पहले हमारे जो शिक्षा व्यवस्था था, जो एजुकेशन सेंटर्स जो थे, हम लोग जानते हैं तक्षशिला और नालंदा के बारे में, वो तो थे ही वहाँ, दो महान यूनिवर्सिटीज दुनिया में, और कोई नहीं थे तब उस समय। दुनिया भर से जो स्टूडेंट वो आते थे तक्षशिला में, नालंदा में। बट मुझे लगा कि ये काफी नहीं है, दो यूनिवर्सिटी भारत का उन्नति के लिए और कुछ होना चाहिए था। तो जब रिसर्च शुरू किया, देखा एटलीस्ट 18-20 मोर, 20 यूनिवर्सिटीज पूरा भारत में थे। तो साउथ ही हो, वेस्ट हो, गुजरात में, सिंध में, बंगाल में, बिहार यूपी में तो थे ही। तो ये सब यूनिवर्सिटी जब बंद हो गया, तब से भारत नीचे गिरना शुरू किया। वो तो तो एक, जी, हाँ। मेरा सवाल वही है फिर से कि आपने इतिहास को देखना शुरू किया, आपने अमेरिका से भारत की तुलना की, लेकिन जो आपका परिचय मैं देख रहा था, जब आप बचपन आपका जो बंगाल में था, आपने वहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन को भी बहुत करीब से देखा है। और जब हम आपकी किताब पढ़ते हैं द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन को, तो इसमें हम्म। जिस तरह से आपने विदेशी आक्रमणकारियों की बात की है, उसी तरह से आइडियोलॉजी के भी इन्वेंशन की बात की है कि एग्जैक्ट। आपने कहा है कि ये केवल बंदूक से या तलवार से लड़ी गई लड़ाई भी नहीं थी केवल, बल्कि हमारी विचारधारा को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और उसमें आपने बाकायदा चैप्टर वाइज क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, इस्लाम और फिर कम्युनिस्टों को भी, वामपंथी विचारधारा की भी बात की है। मैं आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब आपका जो बचपन था, ऐसा क्या था? आप पश्चिम बंगाल से जब आप अमेरिका पहुंचे, तो एक तरह से जो लड़का भारत की धरती छोड़कर जाता है और डॉलर में कमाने जाता है, कंप्यूटर इंजीनियर बनता है, आपका पूरा बैकग्राउंड बायोलॉजी मतलब साइंस का था, विज्ञान का था। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपने साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़ा। तो इतिहास दृष्टि आपको कैसे लगा कि मुझे अपने अपने देश को, उसके इतिहास को, उसकी जीवन संस्कृति को भी संजोना है? और जो देखा, आप एकदम इस तरफ मुड़ गए, और मुड़े ही नहीं बल्कि ये किताब कितने सालों के श्रम में लिखी जा सकी? मैं मतलब ये मेरे कई सवाल हैं, एक सवाल के साथ कई सवाल हैं। हाँ, कई लग रहा है। तो पहले तो लास्ट सवाल जो है, कितने साल लगा? देखिए, लगभग 10 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, नोट लेता हूँ। और जब जब कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं नोट करके रखते थे। लेकिन जब कोविड का जो पैंडेमिक
के समय में घर से ही सब कुछ काम चल रहा था, तो समय ज्यादा मिल गया। और दूसरा भी था कि जो पुस्तकें जो आप लाइब्रेरी जाके और कॉलेज जाके आपको मिलना चाहिए, वो अभी ऑनलाइन में मिल सकता है। मैं बहुत सारे लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, ऑनलाइन में पढ़ सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। वो तो पिछले 2.5 साल लगा पूरा कंप्लीट करने के लिए पुस्तक। आ, जो पहले का जो सवाल था आपका, कि देखिए मैं जब तो कम्युनिस्ट आंदोलन जब मैंने क्लोजली देखा था, स्पेशली नक्सल मूवमेंट और 70s का, अर्ली 60s, वो मैंने बहुत नजीक से देखा। तो उसको मैं मुझे याद है तो कि लोग, वो जो था नेबर जो था, वो सब चाइना के साथ कुछ था, रेडियो पिकिंग सुनते थे लोग। तो मुझे क्वेश्चन आया था, पिकिंग का क्यों, बीजिंग अभी नाम हुआ है, जी जी। रेडियो पिकिंग क्यों लोग सुनेंगे? तो धीरे धीरे पता चला कि कैसे रशिया और चाइना ने इंडिया में ये जो कम्युनिस्ट का एक्सपोर्ट किया था। अभी तक अभी तक वो इसको पीछे है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के पीछे चाइना, रशिया और कई कंट्री भी हो सकता है। तो ये जो आइडियोलॉजी आया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो हमारा जो सभ्यता है, पहले तो हमारा सभ्यता है, हम बोलते हैं इंक्लूसिव सभ्यता, प्लूरलिस्टिक सभ्यता, जहां पर एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है, रिजेक्शन कमी होता है। लेकिन बाकी जो आइडियोलॉजीज आया हमारा देश में, क्रिश्चियनिटी बोलिए, इस्लाम बोलिए, और ये जो कम्युनिस्ट, ये सब एक्सक्लूसिव है। बोलते हैं मेरा जो पंथा है वही सही है, बाकी सब ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो कम्युनिज्म एक प्रकार का मजहब है, क्योंकि उसका भी एक पुस्तक है, एक प्रॉफिट है, जैसा ईसाई का है, मुस्लिम का है। बट भारत का जो ट्रेडिशन है वो तो पूरा प्लूरलिस्टिक है। हम इसीलिए हम लोगों ने, ऋषियों ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये बात करने के लिए जो एक फिलोसॉफी होता है, वो जो बाहर से आया हुआ फिलोसॉफी से कॉन्ट्रास्ट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एक बोलता है मेरा ही ठीक है, और एक बोलता है नहीं नहीं, सभी ठीक है, तुम्हारे भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, एक दुनिया एक परिवार है। ये जो भारत का जो विशेषता है, ये आइडिया के ऊपर जब आघात आया, आक्रमण हुआ, दुनिया में एक ही सभ्यता है जिसने इतने बड़ा बात किया है कि दुनिया एक परिवार है। तो और भी बोला है, सर्वे संतु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सर्वे संतु संतु निरामया। निरामय। जी। तो हम सबका भला चाहते हैं, हमारा सभ्यता का ये विशेषता है। तो जब बाहर से ये सब आइडियोलॉजी आया, तब हमने देखा कितने डिफरेंट है ये। तो धीरे धीरे हमारा जो, जब ईसाई लोग जब आए थे, पहले जो आए थे साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सेंट थॉमस बोला जाता है, सेंट थॉमस स्टार्टेड क्रिश्चियनिटी। अब मेरा डाउट है कि अगर सेंट थॉमस आए थे कि नहीं, मेरा डाउट है, देयर इज नो सॉलिड रेफरेंस मिला नहीं मुझे को, लेजेंड हो सकता है। लेकिन पहले से ही एक द्वंद था। देखिए वो सेंट थॉमस जो ही था, उसको भी मर्डर किया गया था। क्यों? कि लोगों का पसंद नहीं था, इसीलिए उनको लोग मर्डर किया। तो उसके बाद जो पोर्टुगीज जो क्या बोलता है, इन्वेजन हुआ हमारा, गोवा, दामन दीव पहले, तो पोर्टुगीज के समय क्रिश्चियनिटी फिर आया इन डिफरेंट कलर में। क्योंकि जो गोवा इंक्विजिशन हुआ था, इंक्विजिशन का मतलब क्रिश्चियन दुनिया में जैसे क्रूसेड हुआ था, लड़ाई हुआ था एक दूसरे के साथ, और इस्लाम के साथ जो लड़ाई क्रूसेड, वो भारत में ऐसा नहीं, उसका असर नहीं आया। लेकिन जो इंक्विजिशन था, कि आप, अगर आप क्रिश्चियन नहीं है और आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ डाउट है, तो आपके ऊपर एक एक आइन मुताबिक उसका कोई विचार होता था। तो जो जेवियर, जिसको सेंट जेवियर बोला जाता है, मुझे मुझे लगता है ऐसा लोगों का सेंट बोला नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि जेवियर आया था पुर्तगाल से इंक्विजिशन भेज के कि जाओ वहां पर जो क्रिश्चियनिटी के विश्वास नहीं करता है उसको देखो, ठीक कर दो। तो आके इतने लोगों को मारा, इतने मंदिर मस्जिद को तोड़ा, क्योंकि वो जीवंत उसको बर्निंग करते थे। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों का उसने खत्म कर दिया, कभी कभी बर्निंग अलाइव। तो ये जो टॉर्चर हुआ था अ, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी का, और जीव्स भी था, तो ये जो आघात आया, ये जो क्रिश्चियनिटी आया, ये बहुत खतरनाक था। उसके बाद क्रिश्चियनिटी ऐसे ही ज्यादा प्रसार नहीं हुआ। जब ब्रिटिश लोग आए, उसके साथ कई मिशनरीज आए, वो भी कन्वर्शन के बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा भारत में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो आइडियाज, जो थॉट प्रोसेस जो आया है उसके साथ, उसका एक इम्पैक्ट रह गया। जैसे आप देखिए, हम आजकल का दिन में हम एक शब्द यूज करते हैं, गॉड, GOD। तो गॉड गॉड बहुत पुराना शब्द नहीं है, 2-3 सेंचुरी का है। लेकिन हम लोगों का जो शब्द है डिविनिटी को प्रकाश करने के लिए, ईश्वर, ब्राह्मण, भगवान, देव, देवी और बहुत सारे ऐसा टर्मिनोलॉजी है। एक एक शब्द का इतने डीप मीनिंग है, उसके साथ गॉड का संपर्क बहुत कम है। लेकिन हम लोग इंटरचेंजेबली गॉड को, हम देवता को गॉड करते हैं, देवी को गॉडेस करते हैं। ये एक बहुत आघात हुआ हमारा सभ्यता के ऊपर। ये ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो गॉड का कॉन्सेप्ट के साथ एकदम एक नहीं है। अ, दूसरा जो हुआ, कंचन जी, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। हम चैप्टर वाइज चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। मेरा एक हम्म, सवाल आपसे जो बातचीत हुई उससे मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में आता है बताइए। कि हम हाँ। जो सभ्यता और संस्कृति इतनी समृद्ध थी, वह विदेशियों को या उनकी विचारधारा को से ध्वस्त कैसे हो गई? मतलब हमारे पर जो आपने कहा है कि द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन, तो ये क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन कितने सालों में हुआ? मतलब कितने दशकों का या शतक का, कितने सौ सालों में ये हुआ? और सबसे पहला प्रभाव किन चीजों का हुआ? क्योंकि हमारी तो हमारे यहाँ राजा, बहुत बड़े-बड़े राजा उस जमाने में हुए। यह देश अगर हम पौराणिक आख्यानों को देखें तो श्री राम और कृष्ण का देश रहा है। बाद के समय में भी हमारा इतिहास जो है वो बहुत समृद्ध है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम जिन लोगों ने कहा, वो वैदिक काल था, क्राइस्ट से सैकड़ों हजारों साल पहले था। तो इतनी समृद्ध संस्कृति के लोग किन किन आक्रमणों से, क्योंकि आपने वो किताब में लिखा है, मैं चाहूंगा कि जो लोग इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं वो द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन बुक जरूर खरीदें। प्रभात पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है, 750 रुपए इसका मूल्य है, 572 पृष्ठ है इसके अंदर। किताब आप खरीदेंगे तो उसको विस्तार से जान पाएंगे कि इस पुस्तक में और भी क्या कुछ है। हमारी 1 घंटे की, आधे घंटे 45 मिनट की बातचीत से उतनी बातें आपके सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा क्या, संक्षेप में, कि हम अपने पाठकों को ये बता सकें कि उन्हें यह पुस्तक किस लिए भी खरीदनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि हमने कोई आक्रमण की, क्योंकि जब ऐसी कोई पुस्तक हमारे पास आती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि यह किताब दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना चाहती है, हिंदुत्व को सुपरसीड करना चाहती है। जबकि हिंदुत्व की जो व्याख्या है, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे संतु सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामयः की बात करते हैं। तो हम तो खुद ही सबकी परोपकार की कामना करते हैं। तो जो सबके परोपकार की कामना करने वाली संस्कृति है, वह ध्वस्त कैसे हो सकती है?
वो तो ध्वस्त किसी भी रूप में नहीं हो सकती। लेकिन आपने जो लिखा है, आपकी किताब का शीर्षक ही वही है। तो हाँ। जी। सो अब तो सवाल बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। तो हम जो भारतवर्ष का जो आपने राजा लोगों के लिए भी बोला आपने, तो देखिए जब आक्रमण शुरू हुआ था हमारा पश्चिम प्रांत से, सिंध और बालूचिस्तान, उस तरह से आक्रमण हुआ। तो पहले तो ऐसा था कि एक इस्लाम का आविर्भाव के 100 साल के अंदर अफ्रीका के बहुत सारे देश, ऑलमोस्ट ऑल, मिडिल ईस्ट का देश, पर्शिया, ईरान, विच वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, वो भी पतन हुआ उसका, और यूरोप तक चला गया, स्पेन। और तो ये पहले 100 साल में इतने हुआ। लेकिन फॉर इस्लाम भारत में आने के लिए 1000 ईयर चला गया। 10 सेंचुरी के बाद एक्चुअली दिल्ली में द फोर्सेस ऑफ इस्लाम एंड खलीफ, वो 1000 साल लगा। तो ये इससे ये हम लोग देख सकते हैं कि कितने रेजिस्टेंस, कितने फाइटिंग आज भारत ने किया था। हमारा सोल्जर्स में केवल पुरुष नहीं था, महिला ही भी था, जो बहुत बहुत बलिदान के बाद ही रक्षा कर सका इतने सालों तक भारत का टेरिटरी। तो ये जो बैटल था, इसको एक विल डुरांट बोल के, एक अमेरिका का एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थे, विल डुरांट ने बोला है कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्लडिएस्ट इन हिस्ट्री। पूरा इतिहास में, विश्व के इतिहास में जो इस्लाम का जो इन्वेशन था, भारत आक्रमण था भारत के ऊपर, वो सबसे रक्ताक्त, ब्लडिएस्ट बोला उन्होंने। तो इससे पता चलता है, अनु बहुत फेमस हिस्टोरियन है वो, जो भारत गए तो देखा क्या क्या था भारत का, क्या कैसे क्या हुआ, बहुत ट्रैवल करके। तो ये जो ब्लडी हिस्ट्री जो है हमारा, तो इससे दो पता चलता है। एक तो हम छोड़ा नहीं, युद्ध हुआ, बैटल हुआ, तो बाद में 1000 साल बाद हमारा वीकनेस आ गया था। तो हम वीकनेस के और एक कारण है, हम इतने उदार चेता थे कि हम रूल बिना कुछ युद्ध भी नहीं कर सकते। रात को आक्रमण नहीं करेंगे, जिसके पास अस्त्र नहीं है उसको आक्रमण नहीं करेंगे, हम हमारा लोगों फॉलो करते थे। लेकिन जो बारबेरियंस जो आए थे, जो इन्वेडर्स आए थे, उसका तो कोई रूल नहीं था, जिस किस प्रकार से मार के लूट लूट करो, ऐसा उसका था। तो ये जो इन 1000 साल लगे, जब दिल्ली में सुल्तान जो कुतुबुद्दीन और ये सब आए थे 1100 साल के आसपास, उसके बाद जब मुगल रूल चालू हुआ दिल्ली में, वो 1526 में जब बाबर आए थे, तो बाबर ने भी बहुत सारे मैसेकर किया था। आपने उसका बाबरनामा पढ़ेंगे तो देखेंगे कितने मैसेकर हुआ था। थाउजेंड्स, 10,000 लोगों को मारा गया था एक दिन में, ऐसा कोई कहानी उसका डायरी में है, बादशाहनामा में है, नॉट बादशाहनामा, बाबरनामा। तो ये जो अटैक हुआ था मंदिर के ऊपर, एजुकेशन सेंटर के ऊपर, हम लोग बहुत रेजिस्टेंस दिए थे। ऐसा नहीं है कि भारत भाग गया, जैसे अफ्रीका में हुआ था और बाकी सब देशों में हुआ था। तो ये एक इम्पैक्ट रहा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि हम ना हम मैं पुस्तक में लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जनरेशन से जनरेशन तक वो ट्रांसफर होता है, एक जेनेटिक चेंज होता है, और एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। तो एक समय आ जाता है वो जो डिफिटिस्ट माइंडसेट लोगों के अंदर आ जाता है, यार कोशिश मत करो, हो गया जो हो गया हो गया, छोड़ दो। फाइट करने का जो मानसिकता होता है वो भी चला जाता है। ये स्थिति भारत में आ गया अभी, पिछले 100 साल में हुआ था कि और कुछ नहीं होगा, जो बाहर से आएंगे वही हमारा राज करेंगे, ऐसा एक मानसिकता तैयार हुआ था। इसीलिए ब्रिटिश भी इजीली वो हमको
सब पूरा देश को शासन किया था। बट आपने जो बोला था इतने राजा राज था वो, उसके बावजूद भी कैसे ऐसा हुआ, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि सबने कोशिश किया, लेकिन जो बार्बरिज्म होता है, बार्बरिज्म के साथ फाइट करने के लिए हम वो बर्बर नहीं हो सका, इसीलिए एक हमारा डिफीट हुआ था। कंचन बट भाई, एक सवाल मेरा है अभी कि अगर हम ये माने कि जो भारत पर जो आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, या जो विचारधाराओं का हमला था, या जो राजाओं का हमला था, या सल्तनतों का हमला था, अगर मैं ये कहूं कि आप इस बात को डिफाइन करिए इस पुस्तक के हवाले से कि किसका ज्यादा असर हुआ, मतलब किसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, हाँ, ईसाइयत ने, इस्लाम ने, या वामपंथ ने? देखिए एक एक क्षेत्र में इसका प्रभाव है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो इस्लाम का है। हमारा जो सभ्यता का जो एक पिलर होता है, मैंने ऐसा बोला कि एजुकेशन सेंटर, यूनिवर्सिटीज, वो कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कोई मंदिर से जुड़े हुए थे। तो जब मंदिर को लूटने के लिए आक्रमण हुआ, मंदिर का विग्रह टूटने के लिए आक्रांत हुआ, क्योंकि वो जो विग्रह टूटने एक कल्चर है, वो अब्राहमिक रिलीजन जो है, ईसाई, इस्लाम और इवन जुडाइज्म में मूर्ति का अगेंस्ट बहुत कुछ है कि मूर्ति तोड़ो, आइकोनोक्लाज्म बोलता है अंग्रेजी में। तो ये जो पहले मंदिर लूट किया, मंदिर का जो विग्रह उसको तोड़ा, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है उसको भी खत्म कर दिया। तो हमारा पूरा एजुकेशन एंड कल्चर का जो फाउंडेशन होता है वो ध्वंस हो गया था। तो क्या होता है तब, हम हमारा जो जो योग है, अ, राजयोग और ज्ञान योग, वो ज्ञान का जो था वो बंद हो गया। तो हमको भक्ति में चला जाना पड़ा कि एक ही रास्ता है अभी हमारा कल्चर के रक्षा करने के लिए, भक्ति में। क्योंकि भक्ति तो अंदर में ही होता है, वो मंदिर में नहीं है, मेरा अंदर है। तो भक्ति योग का जो हुआ, इतने सारे संतों, कबीर और तुकाराम और कितने सारे, इवन गुरु नानक जी, ये सब संत आया। संत आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो वाज वन ऑफ द। तो ये जो भक्ति मूवमेंट भारत में हुआ, ये एक मामूली घटना नहीं था, इसका जरूरत पड़ा। तो हमारा जो कल्चर, हमारा जो संस्कृति हेरिटेज रक्षा हुआ था ये भक्ति के आधार पर। अभी हमका जो 1947 के बाद जो कुछ हमारा रहा, मैंने तो बोला क्रैश हो गया था। देखिए क्रैश तो फिजिकली भी हुआ ना, 3 टुकड़ा हो गया हमारे पिछले 1947 में। उसके पहले अफगानिस्तान गया, और बाकी बहुत सारे जो महाभारत में जो भारतवर्ष जो होता है, ये तो ये आज का इंडिया नहीं है। तो भारतवर्ष से बहुत बड़ा था। अब जब देखिए महाभारत के समय जिस देश ने योगदान किया था, अब देखिएगा पूरा जो अखंड भारत का मैप अभी दिखाया जाता है, उससे भी ज्यादा बड़ा था। तो ये जो भारतवर्ष को हम लोग कम कम होते 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 अभी लैंड मैस में एक छोटा सा ट्रायंगल रहा, ये तो बहुत बड़ा क्रैश है, फिजिकल क्रैश है। तो आत्मा, जो अंदर का आत्मा, उसमें भी आघात हुआ। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस्लाम का हुआ, नंबर वन। दूसरा, जब ईसाई का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि इतने वो आक्रमण तक ऐसा नहीं था कि हम टूट के, अभी कुछ इधर उधर हो रहा है कन्वर्सन के नाम में, वो बाद में आएंगे। लेकिन जब कॉलोनिस्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो आया था, वो कॉलोनियलिज्म, वो सबसे ज्यादा हमको, हमारा विचारधारा को बदल दिया था। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि और कोई देश का संपत्ति का कंट्रोल और किसी ने ले लेता है, उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। अभी का जो कॉलोनियलिज्म है वो लोगों का मन का अधिकार लेता है, मन को आपको इन्फ्लुएंस करता है, चिंता को इन्फ्लुएंस करता है,
वो जो कॉलोनियलिज्म है, इसको मैं बोलता हूँ नियो कॉलोनियलिज्म, नया औपनिवेशिकवाद के। लेकिन भारत में आज बहुत सारे ऐसा नियो कॉलोनिस्ट है जो आपका मन को, आपका विचारधारा को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। एक कम्युनिज्म ऐसा भी एक है। तो इस जो कॉलोनिस्ट जो था ब्रिटिश, उसने आके बोला देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं था, इतिहास में कुछ नहीं है। तो हमारा जो इंग्लैंड में जो एक लाइब्रेरी का जो 2 रैक में शेल्फ में जो पुस्तक है, तुम्हारे पास इतना ही नहीं है। ये आके बोला मैकॉले एंड ऑल दिस पीपल। तो हमको बोला गया था कि तुम एक इन्वेडेड नेशन है। हान आया था, शक आया था, अलेक्जेंडर आया था, और सब ने आपको इन्वेड किया, लूटा। तो हम लोग भी आ गया आपको बचाने के लिए, व्हाइट मैन्स बर्डन बोलते हैं कि हम लोग भी आ गया। तो हमारे इतिहास को पूरा करप्ट कर दिया, पूरा ऐसा कर दिया कि हम लोग सोचना भूल गया कि हमारा कोई इतिहास था, हमारा कोई गौरवमय इतिहास था, ये भुला दिया। तो ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लोगों के अंदर, वो अभी तक चल रहा है। कॉलोनियल माइंडसेट, सो न्यू कॉलोनीज देन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का क्या है, जब ब्रिटिश लोग हमारा जो रिवोल्यूशनरीज, विप्लवियों को जेल में डालते थे, वहां पर कम्युनिज्म का लिटरेचर भी देते थे कि जाओ पढ़ो, सो दैट वो नेशनलिज्म भूल के कम्युनिज्म उसका चिंतन में आ जाता है। तो बंगाल में आप देखिए, बंगाल पंजाब में कई रिवोल्यूशनरी आफ्टर फ्रीडम दे बिकम कम्युनिस्ट लीडर्स। तो ये जो कम्युनिज्म का एक पॉइजन डाला गया था, विष वृक्ष का रोपण किया था रशिया ने और चाइना ने, उसका जो इफेक्ट हुआ वो भी इतिहास के ऊपर हुआ। देखिए, एक आप तो जानते हैं दिल्ली में है रोमिला थापर, अब वो गर्व से बोलता है मैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हूँ। मार्क्सिस्ट और हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन है पहले तो मार्क्सिस्ट क्यों होना चाहिए? दैट मीन्स उसका एक बायस व्यू है। वो जो कुछ देखेंगे भारत के इतिहास का, वो मार्क्सिज्म के विचार से देखेंगे। लेकिन हमारा अपना इतिहास जो सच है, सत्य जो है, सत्यमेव जयते, वो इतिहास हम नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमारा जो गौरव होता है अंदर से कि हम एक ग्लोरियस नेशन थे, हमारा था, और क्यों ऐसा हो गया था, रुकने के लिए कि रिपीट ना हो जाए, रुकने के लिए इतिहास पढ़ना चाहिए, असली इतिहास पढ़ना चाहिए। और ऐसा भी है दैट इट्स नॉट हैपनिंग। देखिए, कश्मीर स्वतंत्र के बाद कश्मीर में बहुत सारे कुछ हुआ है। अभी पूरा देश में, बंगाल में, असम में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है कि एक बाहर का सभ्यता, बाहर का एक विचारधारा का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इवन केरला में जो कम्युनिस्ट राज, जो अभी जो वायलेंस होता है हर कदम, वो भी एक सिम्टम है कि क्या हो सकता है अभी। तो इतिहास से हम कुछ लेसन नहीं लेंगे तो रिपीट हो सकता है। तो कंचन दा, हाँ, क्या आप जो है अमेरिका में बहुत ही नोन हिंदूवादी हैं, बहुत ही जाने माने हिंदूवादी हैं, और ये माना जाता है कि हिंदू हितों की रक्षा में अग्रणी हैं। आप आगे उनके विषयों को उठाते हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। ये आरोप तो कंचन बनर्जी पर भी लग सकता है कि आप इतिहास को अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं, तब जब भारत में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो कभी भी अपने हिंदू हितों को लेकर जो उसका लगाव है उसको छिपाती नहीं है। तो ये आरोप तो आपके ऊपर भी दूसरे विचारक या दूसरे चिंतक लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्यों, तो आप तो अपने परिचय में भी, आपके परिचय में भी है ये बात कि आप हिंदू हितों की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते देखिए, हमारा जो सभ्यता है, अगर ये नहीं रहेंगे तो दुनिया में और कोई प्लूरलिज्म के बारे में, सर्व वसुधैव कुटुंबकम बोलने के लिए कोई नहीं रहे। तो मैं सेल्फिश हूँ। भारत का जो सभ्यता है वो ऐसा ब्रॉड है। जब और कोई विचारधारा जो संकीर्ण विचारधारा का हो जाएंगे, वो जब आएंगे,
उससे दुनिया का, पूरा पृथ्वी का बहुत नुकसान होगा कि ये विचारधारा चला जाए। ये ओपन माइंडेडनेस, प्लूरलिज्म, सर्च फॉर ट्रूथ। तो वो एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मुझे भी ऐसा एक्यूजेशन हो सकता है कि ये तो हिंदुत्ववादी है। देखिए, हिंदुत्ववादी जो कुछ कोई है, डेफिनेशन क्या है ये वो तो अलग बात है। हिंदुत्व का, हिंदुत्ववादी का एक एक लोगों का एक एक डेफिनेशन है। मेरा डेफिनेशन है ये है, मैं एक हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ। आई फील प्राउड अबाउट माई हेरिटेज। यही मेरा हिंदुत्व है और कुछ नहीं। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो ये जो सभ्यता, ये सभ्यता के अंदर जो ट्रूथ, जो इतिहास का सत्य और ज्ञान का सत्य, जो जो कुछ है ट्रूथ निकलना मेरा कोशिश है। देखिए, साइंस में क्या होता है, साइंस में आप एक फैक्ट्स को आप बहुत आ, उसको एम्फासिस देता है कि फैक्ट्स लेके आप आप कोशिश करें कुछ प्रूव करने के लिए। अगर फैक्ट जो आपके जो पास डेटा है वो मैच नहीं होता है तो आप बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं है। तो जो इतिहासवादी जो है, इतिहास जो हिस्टोरियंस जो है, उसका प्रोफेशन है, पेशा है कि हम रिसर्च करें, रेफरेंस से लेके हम लोग एक तथ्यों को खड़ा करते हैं कि ये ठीक है, ये सही है। एज ए साइंटिस्ट मेरा काम है निष्पक्ष आप देखिए फैक्ट्स को, उसको विचार कीजिए कि ये सच है कि नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, शेर शाह, बचपन में सुना था, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड निर्माण किया था। तो ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बचपन से ही था मेरा मन में कि जो 5 साल भी राज नहीं किया, इतने बड़ा पेशवार से लेकर ऑल द वे बंगाल तक, ये जो जीटी रोड है कैसे किया जा सकता है। तो मैंने रिसर्च किया, देखा कि शेरशाह ने एक साथ में 3-4 लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली के आसपास। हाँ, कुछ रिपेयर किया था इसके लिए, वो आज दिल्ली के आसपास, आगरा के आसपास, ये मुझे एविडेंस मिला। जब ये एविडेंस मिला, देन फिर देखा मैंने कि ये जो जीटी रोड आज बोला जाता है वो बुद्ध के समय के भी था। तो ये तो एविडेंस है, लेकिन किसी ने बोला देखिए शेरशाह ने इसको बनाया। ये एक मिथ है, मिथ्या है एक्चुअली। इस तरह का हम एक जब मौका मिलेगा, 1000 सच मिथ है भारत के ऊपर, वो मिथ निकल आना चाहिए कि ये जो है सच क्या है। तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लुक एट फैक्ट्स। इफ यू एग्री दैट फैक्ट्स टेल द ट्रूथ, इफ इट डजंट टेल द ट्रूथ, देन डू फर्दर रिसर्च कि ये सच नहीं हो क्या रहा है। क्या आपकी अगली किताब का नाम 1000 मिथ रिलेटेड टू इंडिया है क्या? नो, मैं भी someday नॉट ये दूसरा पुस्तक का जो विषय है वो भी आ, ऐसा है कि जब मैं ये क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन के बात करते हैं तो लोग बोलते हैं तो क्या कोई आशा है भारत का? क्रैश तो हो गया, उठ पाएंगे भारत? कई लोगों ने पूछा। तो इसे दूसरा पुस्तक जो मैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसका आंसर कोशिश करूंगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या अब है हमारा सब। मैं अभी यही पूछने वाला था, क्योंकि जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो 11 चैप्टर हैं इसमें, 11 अध्याय हैं इस पुस्तक में। और आप जोरोस्ट्रियनिज्म से शुरू करते हैं और उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ तक कि द वार ऑफ 1971 CAA तक आ जाते हैं आप। हाँ हाँ 2019 तक भी आ जाते हैं। तो और इस बीच का पूरा इतिहास आप रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह मध्य एशिया का है। और मध्य एशिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस्लाम का बहुत एक बड़ा हिस्सा आपने रखा है।
और कि किस तरह से इस्लाम न केवल मध्य एशिया में पनपा और आगे बढ़ा, बल्कि भारत में वो किस तरह से आया। इसके शुरुआती हिस्सों में आप अरब और यूरोप की बात करते हैं और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं कि शुरुआत में किस तरह से ईसाईयत भारत आया, और कुछ खास ना करके बल्कि जो कॉलोनियल हिस्सा है वहाँ पे उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर कैसे पैगंबर साहब का हिस्सा दौर था, और उस समय किस तरह से खाड़ी देशों में इस्लाम पनपा, आगे बढ़ा, उनका परिवार कैसे था, उसका विकास कैसे हुआ, और फिर भारत में वो किस तरह से आया और यहाँ से आगे कैसे बढ़ा। यहाँ पे एक बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, 6 चैप्टर 6 जो आपने लिखा है, हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड लर्निंग। मैं जानना चाहता हूं, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा, क्योंकि लगभग सारे अध्याय को हमने अपने सवाल जवाब में किसी न किसी रूप में कवर कर लिया है। ये जो आपका अध्याय है, इसमें आपने डेटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड लर्निंग और द लास्ट क्लास एट नालंदा, इसका जिक्र किया। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ठीक बीच में है, ये एक संयोग की बात है। हाँ, तो जब जो तक्षशिला से शुरू करता हूं मैं। जी देखिए, मैं इस पुस्तक में 19 यूनिवर्सिटी का विवरण दिया है, जी लेकिन मेरा विचार से 100 से ज्यादा भी यूनिवर्सिटी थे। हमारे पास अभी एविडेंस ज्यादा नहीं है, जी क्योंकि सिंध में ही मैंने देखा कि कई रेफरेंस में सिंध में ही 15-20 यूनिवर्सिटी थे। पाल राजाओं ने जो विक्रमशिला ऐसा जैसा यूनिवर्सिटी चालू किया था, उन्होंने लिखा 50 यूनिवर्सिटीज उन्होंने चालू किया। तो अभी तक मैंने ट्रेस नहीं कर पाया कि बाकी सब किधर गए। तो तक्षशिला जो थे सबसे पुराना, अभी पाकिस्तान में है उन लोकेशन। तो वहां से मैंने शुरू किया है कि तक्ष एक्चुअली अंत किया है, मैंने पुस्तक में अंत किया है तक्षशिला से। लेकिन वो क्या है, ये बोला जाता है कि वो हुन जो जाति थे वो आके उसको ध्वंस कर दिया था। लेकिन मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगता है मिला, जब मैंने क्वेश्चन पूछा जी, हन लोग आके वहाँ भी, वो भी थोड़ा बुद्धिस्ट सेंटिमेंट था उन लोगों का भी, जी वो क्यों इसको ध्वंस किया। तो देन जो जो हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उस समय, उन्होंने जो बोला था ब्रिटिश टाइम में कि ये हान ने इसको ध्वंस किया था। लेकिन मुझे अभी एविडेंस मिल रहा है कि अलेक्जेंडर ने ही इसको तक्षशिला को बंद ध्वंस कर दिया था, क्योंकि वो एक 5000 ब्राह्मण का किलिंग का एक रेफरेंस मिलता है। 5000 ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा, एक जगह पे मिला, वो तक्षशिला के आसपास। जब वो टीचर्स थे और स्टूडेंट थे, जब सबको खत्म कर दिया वो तो यूनिवर्सिटी हो गया खत्म। तो इस तरह का इतिहास का अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है। एक्चुअली कैसे ग्रेट, किस तरह का ग्रेट, कितने लोगों को मारा, कितने देश को ध्वंस किया, तो वो तक्षशिला था। फिर देखिए अभी जो शारदा पीठ कश्मीर में, शारदा पीठ एक ग्रेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। वो पीठस्थान थे, वहां पर आदि शंकराचार्य जी वहां पर गए थे, और बहुत सारे फेमस संतों ने वहां पर जाके साधना किया और स्टडी किया। केवल आध्यात्मिक नहीं, वो वैषयिक विषय भी था। वो शारदा पीठ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, अभी कहीं 15 किलोमीटर बाहर है। तो अभी कोशिश चल रहा है एक कॉरिडोर बनाने के लिए कि हम जा सकते हैं। तो शारदा पीठ बहुत महत्वपूर्ण थे। देन काशी वाराणसी, काशी वाराणसी का मॉडल अलग था। वो हर घर में एक एक स्कूल था, हर हर एक घर में 15-20 स्टूडेंट रहते थे। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी करते थे वाराणसी और काशी में। और सोच, जो लास्ट स्ट्रॉ था वो औरंगजेब ने ध्वंस कर दिया सब कुछ। उज्जैन जो हमारा अवंतिकापुरी जब प्राचीन नाम है,
वहां पर भी एक यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स थे, वहां पर भी बहुत ऑब्जर्वेशन सेंटर था एस्ट्रोनॉमी का, वो भी ध्वंस हो गया। कांचीपुरम, कांचीपुरम में हमारा एक बहुत सारे अभी तक थोड़ा सा है रेसिड्यू, वो भी बंद हो गया था। कर्नाटक का मान्य क्षेत्र, वहां पर भी एक यूनिवर्सिटी थे। बिहार का जो हम जानते हैं नालंदा तो है ही, ओदंतपुरा, सोमापुरा इन बंगाल, विक्रमपुर इन बंगाल, जगद्दल इन बंगाल, बल्लभ बल्लभी इन गुजरात, आंध्र प्रदेश में विजयपुरी में, इस तरह का। मैं कंथालूर शाला केरला में, बिहार का तेलारा, ओडिशा का पुष्पगिरी, मिथिला का बिहार में मिथिला, और मोरेना गोल्डन ट्रायंगल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में। देयर आर 3 लोकेशंस। एंड बंगाल में भी नदिया का यूनिवर्सिटी था। ये हम स्पष्ट रूप से मैं एविडेंस है, इसीलिए मैं पुस्तक में इंक्लूड किया। लेकिन इससे बाहर भी कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज थे जो ध्वंस हो गया था, एंड उसके इम्पैक्ट अभी तक हमारे ऊपर है। मैं ये पूछूं कि क्या अभी जो भारत में सरकार है आई है, इस पुस्तक को आने के पीछे कंचन बनर्जी जी ने पहले ये किताब क्यों नहीं लिखी? ऐसा एक तो एक क्या बोलते हैं कोइंसिडेंस है ही। लेकिन मैं लिखने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहा है। तो जब कोविड पैंडेमिक आया तब मैंने मेरा फैमिली मेंबर्स ने भी बोला तुम अभी खत्म करो लिखा अभी। तो बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक विषय में जाता उसके जब तक पूरा आंसर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, मैं तब तक 2, 3, 4 बजे तक एवरी नाइट आई एम स्टडीइंग डिफरेंट सोर्सेज, समटाइम्स जर्मन सोर्सेज, समटाइम्स अरबिक सोर्सेज। तो चल ये अभी ऐसा हुआ कि अभी ये रिलीज हुआ, लेकिन हो सकता था पहले भी होता था, हो ये सकता था। किताब क्या भारतीय भाषाओं में आ रही है? अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में भी इसको हाँ लाने का विचार है? हाँ, एक देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है। आशा है कि नेक्स्ट ईयर में वो हिंदी वर्जन पब्लिश होगा। और बंगाली वर्जन जो है वो हुआ था, ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। इसका हाँ, नाम अलग रखा है, सभ्यता का मनमंत्र, सभ्यता और मनमंत्र। तो बंगाल में बंगाली वर्जन है, और हिंदी तो ट्रांसलेशन चल रहा है अभी। तो और कोई भाषा में भी हो सकता है, देखेंगे अभी। लेकिन ये एक मेरा डर था जब मैंने लिखना शुरू किया, तो 1400 पेजेस का मैंने लिखा था। तो जब पब्लिशर को मैंने दिखाया कि इतने सारे हैं, तो प्रभात पब्लिकेशन उन्होंने बोला कि ये कोई नहीं पढ़ेंगे, इतने लंबी पुस्तक कौन पढ़ेंगे, तो आप देखिए कैसे इसको खंडित कर सकता है। तो ये पहला खंड है जिसमें अतीत का विषय ने बात किया मैंने, कि क्या हुआ है, कैसे कैसे। ऐसा नहीं कि मैंने नया कोई इतिहास लिखा है, मैं तो ऐतिहासिक नहीं हूँ, लिखना नहीं चाहिए। मैं क्या किया, जो घटनाएं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है भारत को, घटना को मैंने लेकर आया है, दिखाया कैसे ये इसका इम्पैक्ट कैसे भारत के ऊपर हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कोई इतिहास पुस्तक लिखा है। एंड क्यों भारत का हाल क्यों ऐसा हुआ है, ये खोज मेरा था। ये था कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि देखिए अमेरिका में अभी अमेरिका का why America is so great in terms of economy and other things, not in every aspect, बेसिस था जो यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, वहां पर बाहर से इतने सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट सारा दुनिया से आया है। इन्होंने जो इन्वेंशन किया है, इन्होंने जो नया नया टेक्नोलॉजी लाया है, कई MIT हो, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, जहां पर ही हो, ये जो एक्सलेंस होता है वो भारत में ही थे। तो जब चला गया तो भारत का भी सब कुछ डाउनफॉल हो गया। यहाँ का वही यूनिवर्सिटीज इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। तो हमको अभी ऐसा दूसरा और एक बात मैं संक्षिप्त सार संक्षिप्त में बोलना चाहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम भारत में अभी है वो कॉलोनिस्ट लोगों ने चालू किया था। तो उसका एक
प्रॉब्लम क्या है, योर माइंड, द फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, कि आपका स्टूडेंट को चिंतन का शक्ति होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो। मैं तो उस सिस्टम से ही पढ़ा है, देखा है कि एक लिमिट में आप ज्ञान चर्चा होता है, ओपननेस नहीं है जो था भारत का जो ट्रेडिशन था, जो अभी अमेरिका में है, बट लेकिन भारत में अभी तक मोस्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम्स आर द सिस्टम द वो जो ब्रिटिश ने चालू किया था वही सिस्टम चालू है, और वो भी एक डैमेजिंग सिस्टम है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, उस समय लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो केरानी क्लार्क बनाने के लिए वो क्या सिखाता है, तुम्हारा पिता माता पूर्वजों को तुम घृणा सिखाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, लकीली ही एस्केप दैट इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसीलिए वो बाहर आके देखा कि हाँ भारत का था क्या। चलिए, बहुत आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि ये किताब जल्दी हिंदी पाठकों तक भी पहुँचे। जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, वे इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही सहज भाषा में तथ्यों के साथ लिखी गई है, और यह पुस्तक निश्चित रूप से आपको, आपके ज्ञान को, इतिहास के ज्ञान को, अ, हिंदुत्व पर, भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर जो आक्रमण हुए हैं, किस तरह से विचारधाराओं का असर हुआ है, किस तरह से आक्रांताओं का असर हुआ है, और वे विचारधाराएं केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को उन्होंने अपने प्रभाव में किस तरह से लिया है, उनका अपना आंतरिक अंतर्द्वंद क्या रहा है, अपनी जगह पे वे सभ्यताएं किस तरह से थी, कैसे वो आगे बढ़ी और किस तरह से उन्होंने भारत को अपने प्रभाव में लिया। ये सारी बातें आपको इस पुस्तक में मिलती हैं एक जगह। एक अच्छी पुस्तक, तार्किक पुस्तक देने के लिए बहुत-बहुत आभार आपका। हमसे बातचीत करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आगे जो पुस्तकें आएँगी। बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, ये बातचीत, ये कन्वर्सेशन के लिए मैं आपका भी आभारी हूँ इससे लिए। तो फिर कभी मिलेंगे, और चलो, सबको नमस्ते। नमस्ते।